तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली इन्हीं में से आते हैं। एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के मध्य से तुलना होती है। इनमें से एक या दो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, पहले हमें कुछ कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए रेजिस्टेंस, एक तरफ आप लिख लीजिए इंडक्टेंस और एक तरफ आप लिख लीजिए कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे लिख लीजिए आप टॉपिक। तो एक तो इसके सिंबल्स आप सभी को पता ही है। सिंबल्स आप लेंगे, रेजिस्टेंस का डिस्प्ले तो हम किससे करते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर से। और सिंबल जो होता है इसका, ये कांटेदार रास्ता, बता ना। कांटेदार रास्ता क्या करता है, ये करंट को प्रवाहित होने से रोकता है। तो जैसे अपन को कोई सड़क पर जाकर कोई गाड़ियां रोकनी है तो हम क्या करेंगे, उसके मार्ग में कांटेदार या कांटे बिछा देंगे, जो आपने देखे हैं बैरिकेड। तो बिल्कुल ये सेम क्या काम होता है इसका, कि करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब करंट के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसका सिंबल किससे दिखाते हैं, कांटेदार रास्ते। ठीक। दूसरा का इंडक्टेंस, कैपिटल एल से दिखाते हैं। और ये वहां उपस्थित होता है जहां पर क्या होती है, कुंडलियां। तो इसका सिंबल हमने किससे दिखा रखा है, कुंडली से या वाइंडिंग से। ठीक। और लास्ट में था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम अल्फाबेट सी से दिखाते हैं। और या तो सिंबल क्या रखते हैं, दो बराबर की प्लेट, ये सिंबल होता है। या फिर एक आप सीधी प्लेट लेंगे और एक में सी बना देंगे, ऐसे सी। ये कैपेसिटर का सिंबल। तो या तो सिंबल ऐसा बनाओ या फिर ऐसा बनाओ। इसमें एक में क्या करते हैं, सी की आकृति बना देते हैं कैपेसिटर में। तो क्या क्या था, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी थी। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस ये तो होता है गुण, प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों तो प्रॉपर्टीज है। और इनको जो डिवाइस प्रदर्शित करती है, जो युक्ति इन्हें प्रदर्शित करती है, डिवाइस। तो रेजिस्टेंस को तो कौन प्रदर्शित करता है, रजिस्टर। इंडक्टेंस को कौन प्रदर्शित करता है, इंडक्टर। इंडक्टर बोल दो, या बोल दो वाइंडिंग, या बोल दो चोक, या बोल दो कोइल। ऐसे कई सारे नाम होते हैं। तो ये इंडक्टर, वाइंडिंग, चोक, ये आपको आंखों से दिखाई देगी, है ना। चोक तो मैं ट्यूबलाइट में होती देखा होगा आप सबने। ऐसे वाइंडिंग होती है। तो जहां पर भी वाइंडिंग, चोक या इंडक्टर उपस्थित है, तो उनका जो गुण है, गुण कौन है, इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, है ना, ये ध्यान रखना आप। और कैपेसिटेंस जो है, ये गुण है। और इसको जो युक्ति प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर, या फिर आप एक और नाम क्या होता है इसका, कंडेंसर, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो ये सब थी इसकी युक्तियां। और ये देखो यहां तक तो है ना। और क्या था, इनके वर्क क्या क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ। थर्ड, जो इनके कार्य है, तो इसका मेन कार्य क्या है भाई, प्रतिरोध का वर्क, कार्य, है ना। तो वर्क है इसका, करंट के प्रवाहित होने का विरोध करना।
या धारा के मान में क्या उत्पन्न करना, बाधा। यहाँ तो आप लिख दो विरोध। ठीक है, ये काम तो किसका था, प्रतिरोध का। और इंडक्टेंस का कार्य क्या था आपके पास में, इंडक्टेंस का काम था जैसे ही धारा या करंट के मान में, के मान तो मेन तो मान ही ध्यान रखना ना, कि मान व दिशा में परिवर्तन का विरोध, ये कौन करता है, इंडक्टेंस। आपसे पूछे इंडक्टेंस क्या है, तो इंडक्टर का वह गुण या वाइंडिंग का वह गुण जो कि करंट के मान में, मेन तो मान है, इस चीज को ध्यान रखना ना, मान है मेन तो, जो करंट के मान में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, उसे क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। ठीक, ऐसे ही कैपेसिटेंस भी यही काम करता है, पर कैपेसिटेंस धारा की जगह किस पे काम करता है, वोल्टेज पर। तो आपके पास कैपेसिटेंस का काम है विभव या वोल्टेज के मान व दिशा में परिवर्तन का विरोध। ठीक, ये इनकी परिभाषाएं जो आपको ध्यान रखती है, सीधे सीधे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये इनके हो गए आपके पास कार्य। अब जो मेन आपके पास में इनके फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले पहले तो हम इसके मेन मात्रक लिख लेते हैं, जो 4 पॉइंट अपन लिखे इसमें, 4 पॉइंट आप लोग इसके अंदर क्या, इनके यूनिट है ना, इकाइयां ले रहे हैं इसकी। तो आपको पता भाई एसआई मात्रक ले रहे अपन, तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की तो क्या, ओम। ऐसे ही इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, हेनरी। इससे दिखाते हैं एच से। ऐसे ही कैपेसिटेंस में आपको क्या ध्यान रखना था, कि कैपेसिटेंस की आपके पास में जो एसआई यूनिट होती है वो तो होती है फेरेड। ठीक है, किससे दिखाते हैं, एफ से, वो तो होती है फेरेड। ठीक है, और लेकिन फेरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है, हम प्रैक्टिकली इसे इस मात्रक को उपयोग में नहीं लेते। हम जो मात्रक उपयोग में लेते हैं वो कौन सा होता है भाई, माइक्रो फेरेड। मैंने बताया था आपको माइक्रो फेरेड। ठीक है, माइक्रो फेरेड जो होता है आपका, वो मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁶, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो जो आपकी आपसे पूछे इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट या प्रायोगिक मात्रक, तो प्रायोगिक मात्रक इसका क्या होता है, माइक्रो फेरेड। प्रायोगिक मात्रक आपके पास क्या है इसका, माइक्रो फेरेड म्यू एफ, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो सिंबल्स हो गए, डिवाइस, मतलब इनको कौन कौन सी युक्तियां प्रदर्शित करती है, तो रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करती है रजिस्टर, इंडक्टेंस को प्रदर्शित करती है इंडक्टेंस वाइंडिंग है चौक, कैपेसिटेंस को प्रदर्शित करती है कैपेसिटर और कंडेंसर, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, कार्य इसके हो गए आपके पास, प्रतिरोध धारा के प्रवाहित होने का विरोध करेगा, इंडक्टेंस धारा के मान में और दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा, और कैपेसिटेंस जो है ये वोल्टेज के मान और दिशा में परिवर्तन का विरोध करेंगे। एक आपके पास पॉइंट ये हुआ। अब जो है आपके पास में 5th पॉइंट, इनके जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, इनके जो नॉर्मल फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जिस जिस चीज में प्रतिरोध आता है। तो एक तो आपका ओम का नियम है ही आपका, वो तो आपको ध्यान रखना। एक तो किसमें आएगा, V बराबर I इंटू आर में, ये आपका ओम का नियम है। एक ये पावर के फॉर्मूले में भी आता है, पावर के फॉर्मूले में एक आता है आपके पास P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक आता है P इक्वल टू, ये आता है आपके पास में V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी आपके पास प्रतिरोध का फॉर्मूला था, यहीं से प्रतिरोध निकालते हैं।
इनमें से भी आप निकाल सकते हैं। एक था प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता वाला सूत्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का किससे, तापमान पर निर्भरता वाला सूत्र, वो था आपके पास में R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वही मैंने आपको लिखा रखा जब मैंने प्रतिरोध पढ़ा था। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई क्या बताया था आपको कि प्रतिरोध जो है वो तापमान पर भी, प्रतिरोध जो है अपना वो तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान के साथ में कितना परिवर्तन होता है उसके लिए फॉर्मूला था R2 इक्वल टू R1, ठीक है, और कोष्टक में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या था, प्रतिरोध ताप गुणांक। एल्फा जो था आपके पास में, एल्फा क्या था, प्रतिरोध ताप गुणांक, और डेल्टा टी था, डेल्टा टी जो था वो था तापमान में अंतर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये था ना भाई, रो एल अपॉन ए, है ना, ध्यान रखना। जिसमें रो क्या थी, रो थी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल थी तार की लंबाई, और ए जो था वो था तार की मोटाई या तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये आपके पास सारे प्रतिरोध के फॉर्मूले होते हैं, और भी आप फॉर्मूले जो सीरीज पैरेलल के हैं वो भी हम आगे लिखेंगे, वो इसके बाद आएगा। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले में या नहीं लिख रहा है ना, उसकी एक अलग टेबल बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे। तो ये नॉर्मल हमारे जो फॉर्मूले थे जो प्रतिरोध के काम आते हैं वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये वोल्टेज का फॉर्मूला, ये तो ओम का नियम है। दो पावर के फॉर्मूले, अगर ये पावर है ना भाई, मैंने आपको लिखा भी था, सॉरी सॉरी, कि अगर आप पावर को टाइम से गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगी, एनर्जी। पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है ई, ठीक है। तो ये निकाल रहा हूं मैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी। जो मैंने पावर जो थी ये क्या थी, रेजिस्टेंस में पावर लॉस, उसको मैंने गुणा कर दिया टाइम से, तो ये निकल गई रेजिस्टेंस में वे होने वाली ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ये मैंने वहां आपको सब लिखा था जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा था। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसका फॉर्मूला है, ऊष्मीय ऊर्जा का। किसमें, किसके अंदर वेस्ट होने वाली, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में अगर ये सीधा पूछते हैं, इसको ध्यान रखना, आपसे पूछे प्रतिरोध में व्यय हुई या प्रतिरोध में व्यय हुई, मतलब वेस्ट हुई ऊर्जा का सूत्र किससे प्रदर्शित करेंगे। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का एक ही काम होता है, रेजिस्टेंस का मेन काम होता है आपकी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। ध्यान रखना, भी लिखा भी 2 मिनट नीचे, क्या काम है इसका, प्रतिरोध का काम है आपने जो भी इसको विद्युत ऊर्जा दी है, ये उस विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देगा, ऊष्मीय ऊर्जा में। कहने का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस जिस भी पदार्थ का है तो उस पदार्थ को वो प्रतिरोध क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ध्यान रखना है ना, ये प्रतिरोध का मेन काम है। आगे चलो, कैपेसिटेंस का लिखे हम, तो कैपेसिटेंस का मैंने आपको लिखाया था, C इक्वल टू होता है आपके पास Q अपॉन V, जिसमें Q क्या था, प्लेटों के मध्य आवेश, प्लेटों पर उपस्थित आवेश, और V क्या था, प्लेटों के मध्य, सॉरी ये तो इंडक्टेंस का है, ये कैपेसिटेंस में आएगा ना। इंडक्टेंस में तो क्या था आपके पास, L इक्वल टू N फाई अपॉन आई, ये इंडक्टेंस का था, N फाई अपॉन आई। N क्या था, कुंडली में घेरों की संख्या, आई क्या थी, कुंडली में से प्रवाहित करंट, और फाई क्या था, फ्लक्स वेबर में।
है, इस चीज को नोट करना। एल एन तो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग में घेरों की संख्या, 5 फ्लक्स वेबर के अंदर, और आई जो थी, आई क्या आपके पास में, करंट, ये इसका फॉर्मूला था। और कैपेसिटेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो है हमारे पास में C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी आपके पास में क्या है, सी है आपके पास में आवेश। भाई भी कैपेसिटर पढ़ेंगे हम, तो आप सबने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सुना होगा, समानांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है, उनके बीच में एक कुचालक माध्यम हम रख देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे उस कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से या सोर्स से जोड़ते हैं, तो उससे एक प्लेट पर तो प्लस का आवेश आ जाता है और दूसरे प्लेट पर माइनस का आवेश आ जाता है। तो दोनों प्लेटों के मध्य वोल्टेज पैदा हो जाता है, विभवांतर। तो ये V तो है प्लेटों के मध्य विभवांतर, और Q है प्लेट पर उपस्थित आवेश। ठीक है, ये अपन ने वहां लिख भी लिया था। ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद सिक्स, मैं लिख रहा हूं कि ऊर्जा से रिलेटेड है ना। तो देखो क्या काम है, प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध आपकी, आपने जो प्रतिरोध में कौन सी ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना, ऊष्मीय ऊर्जा में। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में क्या करना, चेंज करना। ये किसका काम है, प्रतिरोध का, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, हीटिंग एनर्जी में, HEATING, हीटिंग एनर्जी। तो भाई क्या होगा, देखो एक बार अगर आपके प्रतिरोध ने विद्युत ऊर्जा जो है वो अगर ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर दी, तो फिर वो वातावरण में चली गई, है ना। आप, मैंने बताया ना, आप अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रही है, तो तार के क्यों गर्म हुआ तार, क्योंकि इस तार के अंदर जो तार का प्रतिरोध था, उसने जो विद्युत ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें चेंज कर दिया, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जैसे वो गर्म होगी तो वो गर्म होकर हवा में चली जाएगी, मतलब वातावरण में चली जाएगी आपकी कुछ विद्युत ऊर्जा। तो है ना, इस चीज को ध्यान रखना। फिर वो वापस सर्किट में नहीं आएगी, वो वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो वातावरण में चली गई। और आप कर भी ये सकते हो, आप खाली विद्युत ऊर्जा, आप खाली ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई है ना, ध्यान रखना। अब आगे चलो, अब आओ आप किस पे, इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस क्या करता है भाई, इंडक्टेंस किससे बना होता है, वाइंडिंग से। वाइंडिंग होगी या इंडक्टर होगा, या फिर आप बोलोगे कि भाई कोरे चोक। तो कुंडली क्या होती है, कुंडली में आपको पता है ना क्या होता है, कि जैसे आप किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हो, तो विद्युत, सॉरी, हाँ, विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हो, या बैटरी से जोड़ते हो, तो जैसे ही कुंडली में करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होते ही कुंडली अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर देती है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस क्या करता है, या आपका इंडक्टर क्या करता है, ये आपने जो विद्युत ऊर्जा दी आपकी वाइंडिंग पे, तो ये विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में या क्षेत्र के रूप में संचित करता है। अरे ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं, बहुत मेन पॉइंट है ये वाला। प्रतिरोध तो क्या करता है, तार को गर्म कर देगा, उस पदार्थ को गर्म कर देगा। मतलब
विद्युत संचित नहीं करेगा, संचित नहीं करेगा, ध्यान रखो, बाहर निकाल देगा ऊष्मा को। जो भी आपने विद्युत ऊर्जा दी उस प्रतिरोध के अकॉर्डिंग कुछ विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाएगी और वातावरण में चली जाएगी। पर ये कुंडलियां क्या करती है, इंडक्टेंस क्या करता है, या आपने जो विद्युत ऊर्जा दी उसको अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ध्यान रखना, ये संचित करेगा भाई, ये स्टोर। ऐसा ही काम कौन करता है, कैपेसिटर। मैंने बताया ना आपको, कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स होंगी, दो प्लेट्स के बीच में आपका कुचालक होता है, नॉर्मल संरचना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। फिर आप जैसे ही क्या करोगे, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी स्रोत से जोड़ोगे तो क्या होगा, बीच में कुचालक आ गया, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, एक प्लेट पे आके रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस प्लेट के बाद में कुचालक आ जाएगा। तो होगा क्या, एक प्लेट पे तो माइनस का आवेश आ जाएगा, एक प्लेट पे प्लस का आवेश आएगा। तो जहां पे प्लस माइनस बन गए, इसका मतलब कौन सा क्षेत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र। तो कैपेसिटर क्या करता है, या कैपेसिटेंस क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत क्षेत्र के रूप में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान रखना। ये तो संचित करता है विद्युत क्षेत्र के रूप में, कौन, कैपेसिटर। और जो इंडक्टेंस है वो संचित करता है किसके रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो रेजिस्टेंस तो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में चेंज करेगा। इंडक्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करेगा, ये परिवर्तित करेगा। इसमें संचित नहीं होगी वो ऊर्जा, ध्यान रखना। पर इन दोनों में प्रॉपर्टी होती है एनर्जी को संचित करने की। मतलब ये चार्ज हो जाते हैं दोनों, इंडक्टेंस भी चार्ज हो जाता है और कैपेसिटेंस भी चार्ज हो जाता है। ध्यान रखना है ना, ये चार्ज नहीं होता, कौन, रेजिस्टेंस। इसमें कभी नहीं सुना होगा आपने। तो इंडक्टेंस विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है, ऐसे ही कैपेसिटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करता है। तो आप जब भी पंखा लेके जाओगे ना, खराब पंखा किसी दुकान पे, तो वो सबसे पहले उसका कैपेसिटर चेक करता है कि भाई ये एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आप कभी पंखा खराब लेके जाओ इलेक्ट्रिशियन के यहाँ, तो वो सबसे पहले आपका कैपेसिटर चेक करेगा कि ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा। दोनों तारों को बिठा के देखेगा, स्पार्किंग हो रही नहीं हो, तो स्पार्किंग कर रहा है इसका मतलब वो कैपेसिटर चार्ज हुआ है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने का मतलब ये ऊर्जा को संचित करते हैं। किसके रूप में करते हैं, इंडक्टेंस जो है वो तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है, और कैपेसिटेंस जो है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या करता है, संचित करता है। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये तो संचित करेंगे दोनों, ये परिवर्तित करता है, ध्यान रखना। तो संचित ऊर्जा का सूत्र लिखे यहाँ पे ना,
तो आपने क्या देखा कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है, तो इंडक्टेंस को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करेगा ऊर्जा, और कैपेसिटेंस विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस संचित नहीं करता है, तो परिवर्तित करता है। ये विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और इसका सूत्र होगा E इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अभी लिखा था मैंने, इंटू टी। और वही मात्रक उसी में होगा, किसमें? जूल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही इंडक्टेंस में आप लिखोगे, तो इंडक्टेंस में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। इसमें इंडक्टेंस में संचित ऊर्जा का सूत्र। है ना? आई क्या है? इंडक्टेंस में फ्लो होने वाली करंट। और कैपेसिटेंस में जो संचित ऊर्जा होती है, किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में। उसका सूत्र होता है भाई E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो क्या होता है? आई स्क्वायर आर, ये तो पावर इंटू टी। टी किससे गुणा कर दिया? समय से। तो पावर आप समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाती है? एनर्जी। ठीक है, सबके सूत्र जूल में ही है, मात्रक। और इंडक्टेंस क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है, और वो ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 एल आई स्क्वायर। एल तो इंडक्टेंस, आई आपके इंडक्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट। ऐसे ही जो आपका कैपेसिटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें संचित करता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो ये जो आपके पास में सी है, ये तो कैपेसिटेंस है। ठीक है, और वी क्या है? प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य। ये इनका किसका सूत्र? संचित ऊर्जा का। ठीक है, ये 7th आपके पास। अब इसके बाद आगे चलोगे, 8 पॉइंट। चलो देखो, ये इसमें किसका सूत्र हुआ? संचित ऊर्जा का। है ना? इनको अच्छी तरह करना भाई। और सभी ये वी में लिख देता हूँ। वी क्या है? वी है आपके पास में प्लेट्स के मध्य विभवांतर। प्लेट्स के मध्य विभवांतर। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं वी व आई के मध्य कलांतर। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस। कलांतर को हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। किनके मध्य? वी और आई के मध्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये जो अभी ये वाला टॉपिक आ रहा है ना,
इसके मध्य वोल्टेज और करंट के मध्य विद्वान ये जो कला में अंतर है या फेज डिफरेंस है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो इधर, तो जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आपके पास जो सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है आई, और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है वी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस के सर्किट, उस रेजिस्टेंस पर उपस्थित वोल्टेज और उस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट दोनों समान कला में होते हैं। मैं लिखता हूँ वी व आई किसमें होते हैं, समान कला में। समान कला का मतलब होता है दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों के मान एक साथ जीरो होंगे, दोनों के मान बढ़ेंगे तब एक साथ अधिकतम होंगे, दोनों के मान वापस एक साथ जीरो होंगे, दोनों के मान ऋणात्मक चक्र में भी एक साथ ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, फिर जीरो होंगे। उसे बोलते हैं समान कला। और जब हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो वेक्टर डायग्राम ऐसा बनता है, देखिए ये तो वी और वी के साथ ही कौन बनती है आई, और दोनों के बीच में अभी मैं नीचे लिख दूंगा, इसके नीचे में लिख देता हूँ। तो अपन कलांतर निकालेंगे, कलांतर नवा पॉइंट लिख देता हूं मैं। वही मैं नीचे लिख रहा हूँ इस जगह फाइव। तो यहाँ पे दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना निकलेगा, जीरो, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है, वो इसको ध्यान रखना है। जब सर्किट में प्रतिरोध होता है तो आपसे पूछेगा वोल्टेज और करंट के बीच में कोण कितना होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई आपके पास में कोण नहीं होता, दोनों किसमें होते हैं, समान कला में। देखो ये मैंने फेज एंगल बनाया है, दोनों के बीच में कोई कोण नहीं है, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक ही एंगल पे मैक्सिमम होंगे, एक ही एंगल पे दोनों जीरो हो जाएंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा कला में। अच्छा, वेव फॉर्म भी आप चाहो तो बना के दिखा दें, पर इस तरह आपके पेज में जगह नहीं होगी इतना, वरना थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बस इतना ही बनाया है इसमें ना।